हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज पार्ट नंबर 3 पे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, उसी पार्ट को आगे बढ़ते हैं। पार्ट का क्या नाम था? गतिमान आवेश व चुंबकत्व। तो आपने चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देखी, उनके अनुप्रयोग देखे, उसके बाद बायोसार्ट का नियम देखा और बायोसार्ट के नियम के माध्यम से अक्ष के ऊपर आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखी। यह पार्ट आपने वीडियो में देख चुके होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि आखिरकार जो ये चैप्टर है गतिमान आवेश व चुंबकत्व, जिसमें जो बायोसार्ट का जो नियम का फॉर्मूला आया था वो क्या था? dB बराबर आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती और कोण के जो साइन थीटा का जो कोण है लंबवत, उसके समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ टॉपिक कल रह गया था छोटा सा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ी सी चर्चा यह है कि बायोसार्ट का जो नियम और कूलाम का नियम में क्या डिफरेंस है, इनमें दोनों में क्या अंतर है, इस चीज के बारे में बारीकी से समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांटेज करते हैं, बाद में इस टॉपिक पे आते हैं। तो पहले तो आप देखिए बच्चों, बायोसार्ट का नियम, एक आपका आ गया कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम तो क्या, दो स्थिर आवेश के ऊपर लगता है, Q1 Q2 और R दूरी है। और बायोसार्ट का नियम देखिए ध्यान से, ये थीटा कोण है, ये R दूरी पे है, ये बिंदु P स्थित है और इनमें धारा I है और ये अल्पांश हो गया dl और ये चालकतार हो गया AP। तो ध्यान से देखिए कि इनमें दोनों में समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है। तो अब ये तो स्थिर आवेश के ऊपर निर्भर करता है, तो F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती की जगह अब व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा 1/r स्क्वायर और F समानुपाती Q1 Q2 इंटू आर का स्क्वायर और ये हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 इंटू आर का स्क्वायर। और इसकी जगह ये भी लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू आर का स्क्वायर। ये क्या जाएगा? dB समानुपाती I, dB समानुपाती dl, dB समानुपाती साइन थीटा और व्युत्क्रमानुपाती dB व्युत्क्रमानुपाती आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा dB बराबर, या इसको आप समानुपाती लीजिए, I dl साइन थीटा इंटू आर का स्क्वायर। तो ये dB बराबर हो जाएगा μ0 4π I dl साइन थीटा इंटू आर का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखिए आप कि बायोसार्ट के अंदर इनमें धारा समानुपाती होती है, इनमें क्या होती है, धारा पे निर्भर नहीं करती, इसी जगह दो स्थिर आवेश के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा बिंदु, ये अल्पांश पे निर्भर है, ये अल्पांश पे निर्भर नहीं है। तीसरा बिंदु है, ये कोण पे निर्भर करता है, कूलाम का नियम कोण पे निर्भर नहीं करता है। और दोनों में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें समानुपाती की जगह के का मान है वो आ जाता है μ0 4π और यहाँ के का जो मान है वो आ जाएगा 1/4πε0। एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ये आपका पोर्शन हो गया। तो कई बार अगर आपसे ये डिस्कस करके पूछते हैं कि बायोसार्ट का नियम और कूलाम के नियम में क्या समानताएं हैं, कौन सी चीजें जो हैं एक्स्ट्रा वो कूलाम के नियम में नहीं है, जो कूलाम के नियम में है वो बायोसार्ट के नियम में नहीं है। तो इन दोनों से आपको यह निष्कर्ष निकलता है कि कूलाम का जो नियम है ये एक तो स्थिर आवेश पर निर्भर है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये धारा पे निर्भर करता है, ये आवेश पे निर्भर करता है। दूसरा बिंदु, ये अल्पांश पे निर्भर करता है, यहाँ अल्पांश का कोई योगदान नहीं होता है। यहाँ अल्पांश आता है गाउस के नियम में, ये सीमित दूरी के लिए लागू होता है। इनमें आप जो ध्यान से दिखाई दे रहा है ये कोण पे निर्भर करता है, थीटा कोण पे। कूलाम का नियम कोण पे निर्भर नहीं करता है। दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालना करते हैं। इनमें जो के का जो कांस्टेंट नियतांक है वो है 1/4πε0 और यहाँ के का मान है μ0 4π। ये तो इनका बेसिक समानताएं या असमानताएं होंगी। अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाए, नहीं पूछे तो आपको जानकारी होनी जरूरी है कि आखिरकार कूलाम के नियम और बायोसार्ट के नियम में क्या अंतर है। अब आप बच्चों ध्यान से देखो, टॉपिक का नाम देखो आप, धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वो जो पहले ज्ञात किया था वो तो था अक्ष पर, अब बात करते हैं केंद्र पर। केंद्र पर कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों।
मैं ये मिटा रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो धारावाहिक का मतलब होता है एक समान रूप से लूप में धारा का प्रवाहित होना, उसको धारावाहिक बोलते हैं। वर्ताकार मानी वर्त आकार की कोई संरचना है। कुंडली केंद्र पर ज्ञात करो चुंबकीय क्षेत्र। तो आप बच्चों ध्यान से देखिए, एक गोलाकार आकृति ले ली आपने, ले ली। इस गोलाकार आकृति में क्या किया आपने, दो अल्पांश, इसमें से धारा प्रवाहित करोगे आप आई, और यहां से धारा आई बाहर निकल जाएगी। अब कह रहा है कि जो सेंटर से है, सेंटर का 0 है और r दूरी पर, और db नाम का अल्पांश है, और यहां से क्या नाम का है, dl नाम का अल्पांश है, और ये चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में लग रहा है, और ये आपकी एक वर्ताकार लूप है, और ये सेंटर पॉइंट 0 है, और r बिंदु पर बिंदु p स्थित है, या p मान लीजिए। देखो बच्चों, एक समान रूप से वर्ताकार कुंडली है, और इनमें स्मॉल r दूरी पे बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर ds अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र B है, और dB नाम का अल्पांश दिया गया है। अब जो dl नाम का अल्पांश है, ये तो लंबाई पे है, यहां जो अल्पांश है वो क्या हो गया, dB, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अल्पांश ज्ञात करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या क्या इसमें कॉमन है, क्या क्या इसमें कॉमन नहीं। जब इसकी थ्योरी जब बनाई तो यह बनाना, माना कि मूल बिंदु O से r दूरी पे बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ज्ञात करनी है। यह आपका मेन पार्ट हो गया। अब इस लूप में धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है, तभी तो इसका नाम पड़ा धारावाही वर्ताकार कुंडली। अब आप इसका पालन करो बायो-सावर्ट के नियम से, तो इसमें जो लागू होगा वो लागू होगा बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट के नियम में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। बायो-सावर्ट का फॉर्मूला होता है dB बराबर μ04 पाई आई dl साइन थीटा इंटू आर का स्क्वायर। थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री है, लंबवत है, तो dB का जो मान है वह आ जाएगा बच्चों μ04 पाई आई dl इंटू आर का स्क्वायर। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं धारावाही वर्ताकार कुंडली का। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर समाकलन, तो क्या जाएगा, यहां से आप B ले लीजिए, dB का मान, यह मान आप यहां रख दीजिए, यह समीकरण नंबर 3। अब dB का मान वो समीकरण नंबर 2 में दे रखा है, तो लिख दीजिए क्या आएगा, μ0 I dl इंटू आर का स्क्वायर, यह आपका मान आ जाएगा। अब μ0 I इंटू आर स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, तो आप इस पार्ट को कॉमन रख दीजिए। ये बी केंद्र में है, ये केंद्र का पार्ट है, तो आप इसका लिख दीजिए केंद्र, बी केंद्र। बी केंद्र का मान आ जाएगा μ0 I इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, और dl नाम का अल्पांश है। अब वर्त की जो परिधि है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, dl है वो है वर्त की परिधि, तो कितनी होती है 2 पाई r, ये इसकी परिधि हो गई। अब dl की जगह आप क्या रख सकते हो, 2 पाई r रख सकते हो। b केंद्र बराबर μ0 I इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इंटू 2 पाई r। देखो बच्चों 2 पाई और ये 4 पाई, यह आ जाएगा 2, और ये r से r स्क्वायर कैंसिल, तो b केंद्र का मान हो जाएगा μ0 I इंटू 2r, यह आपका फॉर्मूला है। अब अगर कुंडली में फेरों की संख्या एक से ज्यादा हो तो ये लिख सकते हो, कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा b केंद्र बराबर μ0 ni इंटू 2r, यह आपका केंद्र पे फॉर्मूला आ जाएगा।
ये समीकरण नंबर हो जाएगी आपकी बच्चों 4। इसी का ड्राइव करने का तरीका था, इस माध्यम से ये सूत्र आप ड्राइव कर सकते हो। किया कुछ नहीं आपने, एक आपने वर्ताकार कुंडली का लूप लिया, उनमें r दूरी पे बिंदु P स्थित है, बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी और आपने बायोसार्ट का नियम लागू कर दिया। और बायोसार्ट के नियम में थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री है, क्योंकि लंबवत है, ये केंद्र पर है, तो ये 90 का मान आपको पता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो मैं लिख देता हूँ साइन 90 का मान होता है 1। ये मान आप ये रखोगे तो ये समीकरण आ जाएगी। अब परिणामी जब मान ज्ञात करते हैं बी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी जो मान ज्ञात करते हैं वो आपका ये आ जाता है, डीबी की जगह आपने ये समीकरण रख दिया। और ये जो डीएल है ये अल्पांश है, इस डीएल अल्पांश का क्या हो जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये जो कट वाला पार्ट छोटा सा, ये अल्पांश है डीएल। इसका जो अल्पांश है ये वृत्त की परिधि में से निकलेगा, तो इसकी जो वृत्त की परिधि है वो तो जाएगी 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा πr², ये याद रखना। अब वृत्त की जो परिधि है वो 2πr है, वो आपने यहाँ रख दिया। जो संख्याएं कट रही, काटने के बाद जो मान आ रहा वो आ गया। अगर वर्ताकार कुंडली में ये 1 है, 1 से ज्यादा हो, तब इसका मान क्या हो सकता है, तब आपने n ले लिया। n का मतलब ये होता है कि इसमें फेरों की संख्या 1 से ज्यादा भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, जितने भी है उनके वो नंबर रख सकते हैं। ये आपका केंद्र का फॉर्मूला है। अगर आपने रेडिएशन कैपिटल R है तब आप यहाँ कैपिटल R आ जाता है, यहाँ स्मॉल r दे रखिए तो ये स्मॉल r से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ कैपिटल R हो बच्चों, अगर यहाँ कैपिटल R हो गई इस समीकरण में, तब आपको यहाँ चेंज क्या करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन है ना, ये कैपिटल 2πr हो जाएगा। इसकी जगह आप क्या रखोगे 2πr, कहने का मतलब स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखना है, और वो की वो इक्वेशन चलेगी, और इसकी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी 2r। ये बच्चों हो जाएगा आपका केंद्र पे। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, इसको समझो, आगे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एम्पियर का नियम। नया टॉपिक देखते हैं, एम्पियर का नियम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। यह डायग्राम, यह धारा है। अब एम्पियर का जो नियम है वो ऐसे है, बंद लूप बी डी एल इक्वल टू μ0 सिग्मा आई। यह तो हो गया एम्पियर का सूत्र, इसका हो गया एम्पियर का। और जो सिग्मा आई है यहाँ वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये आपके मान दे रखा है सिग्मा आई का। अब इसकी परिभाषा देखिए। तो सबसे पहले क्या है, एक बंद लूप है, बंद वर्ताकार परिधि है, इस परिधि में से धाराएं गुजर रही हैं एक से ज्यादा, I1 I2 I3 I4 n तक भी हो सकती, इनकी संख्या n गुना तक हो सकती है। तो एम्पियर एक छोटा सा स्टूडेंट था या बच्चा था, उन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर एक नियम की खोज की थी। धारा की जो खोज करने वाला वैज्ञानिक वो एम्पियर था। उन्होंने अपने नाम पर एक नियम दिया, और ये नियम कहाँ कहाँ लागू होता है इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनके माध्यम से कई कैलकुलेशन सॉल्व होती हैं। इन्होंने ये कहा, आपके सामने जो फॉर्मूला है एक तो दिख रहा है, बंद समाकलन बी डी एल बराबर μ0 सिग्मा आई, ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको। इस इक्वेशन के आधार पर जब परिभाषा बनाते हैं तो एक बार देखिए, बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखा का समाकलन, उसमें उपस्थित बीजीय मतलब धाराओं का बीजगणितीय योग एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है, उसे एम्पियर का नियम कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा है, बहुत प्यार से आप बना सकते हो, तरीके से समझ सकते हो। कैसे, आपके पास फॉर्मूला नजर आ रहा है, बंद लूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र रेखा का समाकलन, उसमें उपस्थित धाराओं के बीजगणितीय योग एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है, उसे एम्पियर का नियम कहते हैं। तब आप परिभाषा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं यहां से लिख रहा हूं, देखो बेटा, बंद लूप में
चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उसमें उपस्थित धाराओं का बीजगणित योग निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता आएगी यहाँ। के गुणनफल के बराबर होता है। इससे एम्पियर का नियम कहते हैं। देखो बच्चों, आराम से आप परिभाषा बना सकते हो। ये आपकी एम्पियर की परिभाषा हो गई। तो आपने क्या देखा, आपने एक लूप के माध्यम से इनकी टोटल धाराओं का योग चेक किया, इनके सूत्र के माध्यम से आपने परिभाषा बना दी। बहुत ही इजी तरीके से बनाई। क्या बनाई आपने, कहा बंद लूप या बंद समाकलन में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उसमें उपस्थित धाराओं का बीजगणित योग वह निर्वात में चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होती है, या गुणनफल को ही एम्पियर का नियम कहते हैं। यह तो आपका पार्ट हो गया एम्पियर। अब ये एम्पियर का नियम लागू कहाँ करते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ अनुप्रयोग होते हैं, उन अनुप्रयोग में अपन यूज करते हैं। एम्पियर के नियम के जो अनुप्रयोग है वो देखिए बच्चों। तो वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, या लिख सकते हो धारावाही वर्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, यह फर्स्ट अनुप्रयोग है। यह क्या है, एम्पियर नियम के अनुप्रयोग है। तो यहां क्या करेंगे, अनुप्रयोग ज्ञात करेंगे। तो अनुप्रयोग ज्ञात करने के लिए धारावाही वर्ताकार लूप है, वो अनंत लंबाई की है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, यह एक लूप है, इस लूप में एक चालक तार है, यह इनफाइनाइट का टाइप का है, और यहाँ सेंटर से O से R दूरी पे बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर क्या है, आपको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो आपने ये देखा कि धारावाही कुंडली तो ये किस टाइप का है, अनंत लंबाई चालक तार के कारण। तो आप ये टॉपिक भी ऐड कर सकते हो, अनंत लंबाई के चालक तार पर धारावाही वर्ताकार कुंडली पे चुंबकीय क्षेत्र। ये आपने समझ लिया कि एक चालक तार है, वो इनफाइनाइट का है। इनफाइनाइट मतलब उनकी लंबाई नगण्य के बराबर नहीं है, बहुत ज्यादा है, अनंत के बराबर है। तो ये इनफाइनाइट से व्यक्त करते हैं, और नगण्य का मतलब होता है छोटा, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। ये आपके सामने डायग्राम है। तो इसकी जब थ्योरी बनाए तो ऐसे बनाना कि माना कि एक चालक तार है जो अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। मूल बिंदु O से R दूरी पे बिंदु P स्थित है। बिंदु P पे क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो ज्ञात किससे करोगे, वो ज्ञात करोगे एम्पियर के नियम से। यहां लागू होगा एम्पियर के नियम से। तो देखो बच्चों, आप एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, तो एम्पियर का नियम क्या जाएगा, B/dl μ0 सिग्मा I। ये आपका सूत्र है, इस सूत्र का समीकरण नंबर 1 रखा, और सिग्मा I का मान है वो I दे रखा है। और ध्यान से देखिए, ये मान आप यहां रखोगे तो ये हो जाएगा B/dl cos थीटा बराबर μ0 I, और थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री है, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहां से रख सकते हो B/dl बराबर μ0 I। B को बाहर रखोगे, ये अल्पांश dl को अंदर रखोगे,
म्यू 0 आई। अब आपको पता है कि अल्पांश है dl, यह वर्त की परिधि, तो वर्त की परिधि कितना देती है बच्चों 2 पाई आर। अगर यह कैपिटल आर है तो यहाँ कैपिटल आर लिख दीजिए, यहाँ स्मॉल आर है तो यहाँ स्मॉल आर रख दीजिए। तो बी यहाँ रख दीजिए 2 पाई आर म्यू 0 आई। आपको बी का मान चाहिए ना, क्या ज्ञात कर रहे हो आप, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हो, तो बी बराबर म्यू 0 आई इंटू 2 पाई आर, ये आपका मान आ गया बच्चों। ये दूरी के क्या है, बी का जो मान है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा आपका, एक परवलयाकार बनेगा। ये बी है, ये 0 है, ये आर है, ये दूरी है, और ये बी व्युत्क्रमानुपाती आर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के साथ घटता है। आपको यह पता चल गया कि जितनी ज़्यादा दूरी होंगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आती है। यह आपका ग्राफ हो गया। यह पार्ट आपने बच्चों फर्स्ट पार्ट देखा, तो आपने एम्पियर के नियम को समझा, एम्पियर के नियम के संबंधित आपने एक अनुप्रयोग देखा अनंत लंबाई चालक तार के कारण, उनमें एम्पियर का नियम लागू करके आपने मान को देखा। यह मान आता है आपका अनंत लंबाई चालक तार पे धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली पे चुंबकीय क्षेत्र का मान, और ये इसका ग्राफ हो गया। अब इस सेकंड पार्ट का, इसी पार्ट में एक अनुप्रयोग और देखते हैं। वो देखते हैं अनंत लंबाई के चालक तार पे ठोस बेलन पे चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति देखेंगे। एक बिंदु P बाहर है, एक सतह पर है, एक अंदर है। तो तीनों पार्ट को मैं यहीं डिजाइन करके कैलकुलेशन आपके सामने नजर रखेंगे, तो आप ध्यान से देखना कि कैसे कैलकुलेशन आती है, इसको थोड़ा सा समझिए। अब देखिए बच्चों, आप जो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे थे ना, इसी का अनुप्रयोग चेक करते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो देखिए आप, धारावाहिक ठोस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह ज्ञात करते हैं बच्चों। ये आपके पास टॉपिक है, इस टॉपिक पे क्या करेंगे, तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे जब बिंदु P सतह से बाहर स्थित हो, और दूसरा बिंदु चेक करेंगे जब बिंदु P सतह पर स्थित हो, और तीसरा बिंदु देखेंगे जब बिंदु सतह के अंदर स्थित हो। तो मैं तीनों का एक एक करके डायग्राम बना रहा हूं, तो आपको पता चल जाए कि आया कैसे। ठीक है बच्चों, मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं तो आपको भी पता चल जाए इसके बारे में। ये तीन एक समान आकृति के मैंने क्या किया, डायग्राम बना लिया। ये आपके सामने डायग्राम दिख रहे। ठीक है बच्चों, इनमें इनफाइनाइट का एक चालक तार है, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि जो ये मूल बिंदु है ना उससे और आर दूरी पर ये क्या है, बिंदु P स्थित है, बाहर है। तो आप बाहर पे क्या ज्ञात करोगे, dB B चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से देखिए, इस यहां पे बिंदु P स्थित है और ये मूल बिंदु O से है, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 0 से कैपिटल R, और ये स्मॉल r दूरी पे बिंदु P बाहर स्थित है। इसी P पे क्या ज्ञात करेंगे, एक तो अल्पांश ले लेंगे dB, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले लेंगे। अब कह रहा है कि ये त्रिज्या, ये तो r है 0 से r, और ये त्रिज्या भी है, वो भी क्या है 0 से r के बराबर है। तो आप इसकी जो परिकल्पना करते हैं वो सतह पे है, और इसकी जो परिकल्पना करते हैं यह सतह से बाहर की स्थिति में है। दूसरा कह रहा है कि जब बिंदु r
ये पार्ट तो आपको पता ही है बच्चों, ये तो आर हो जाएगा। अब करें कि ये स्मॉल आर दूरी पे है, ये बिंदु अंदर स्थित है, ठीक है, ये अंदर स्थित है। अब इनमें भी जो धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है, इसमें भी जो धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है, इसमें भी जो धारा है बच्चों वो आई प्रवाहित हो रही है, कोई दिक्कत। अब करें अंदर स्थित है तो इसकी जो धारा है ध्यान से देखिए वो अलग है, ये हो जाएगा आई डैश, क्योंकि कुल में से ये आई डैश धारा ज्ञात करेंगे, क्योंकि इनकी जो इनसाइड का जो अंदर है वो किसके माध्यम से ज्ञात करेंगे, एम्पियर के नियम से। तो इसमें आई डैश ज्ञात करनी है, इसमें आई का मान और इसमें आई का मान। तो सबसे पहले बच्चों आप जब परिकल्पना करते हो तब ये लिखना कि माना कि एक ठोस चालक गोला है जो मूल बिंदु O से R दूरी पे बिंदु P स्थित है, जो सतह के बाहर है, और बिंदु P पे क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे लिखना है बायो-सावर्ट का नियम न लगाकर कौन सा नियम लगाना है, यहाँ एम्पियर का नियम। यहाँ बायो-सावर्ट का नियम नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा एम्पियर का नियम, क्योंकि एम्पियर के नियम से ज्ञात होती है धारावाही लूप। तो आप यहाँ लिखो एम्पियर के नियम से। तो क्या है बेटा एम्पियर का नियम, क्लोज बी डी एल बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई, ये आपका फॉर्मूला आ रहा है, ये हो गया 1। अब कह रहा है कि ये जो मान है टोटल, तो इसमें जो मैं सारी की समीकरण है वो मैं एक साथ लिख रहा हूँ, बी डी एल कोज थीटा बराबर म्यू जीरो आई। तो सिग्मा आई का मान कितना, इसमें आई, धारा का मान आई है, वो आई आ गया। बी को बाहर रख देंगे और डीएल को क्या इनसाइड रखेंगे, ये हो जाएगा म्यू जीरो आई। आपको पता है थीटा का मान 0 है, यहाँ थीटा का मान 0 है, तो कोस 0 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण आपके पास आ जाएगी। अब आपको पता परिधि क्या जाएगी, 2 पाई आर म्यू जीरो आई। तो आपको पता अल्पांश डी एल का जो मान है वो क्या जाएगा, कई बार आप ये भी बेटा डीएल की जगह डीबी भी दिए हो ना तो भी अल्पांश है और डीएल भी अल्पांश है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार अगर कई इक्वेशन में डीबी भी दी जाए ना अल्पांश के कारण, तो भी एक ही बात है, लंबाई के अनुदिश है और वो है चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश के कारण, वो एक ही बात है। तो आपकी मर्जी है, जो भी लो वो आप रख सकते हो। तो ये डीएल का मान आ जाएगा 2 पाई आर, ये स्मॉल में आएगा क्यों, आप स्मॉल आर दूरी पे ज्ञात कर रहे हो। ये आपका अभी वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि आपने ज्ञात की। अब आपका बी का जो मान है ये बाहर के पार्ट में है, बी बाहर, या इसको आप लिख सकते हो बी आउट। आउट का मानी पी बिंदु बाहर स्थित है, तो म्यू जीरो आई इंटू 2 पाई आर, ये आपका समीकरण हो गया। अब ये किसके बराबर है, तो देखिए ये समीकरण नंबर 1, ये 2, तो ये पार्ट हो जाएगा बी आउट बराबर, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आर की। इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपने देखा है, इस तरह से ग्राफ बनेगा, प्रवेलाकार ग्राफ बनेगा, बी व्युत्क्रमानुपाती आर, ये बी का पोर्शन, ये 0 का पोर्शन, आर, ये आर दूरी हो गई। इस तरह से ग्राफ डिजाइन हो जाएगा। ये तो पार्ट हो गया बच्चों पी सतह के बाहर बिंदु स्थित है। अब ज्ञात करते हैं कि ये बिंदु स्मॉल आर व कैपिटल आर, ये बिंदु कहाँ स्थित हैं, ये बिंदु सतह पे हैं। तो सतह पे या तो आप डायरेक्ट रख सकते हो कि जो आर है समीकरण नंबर 2 में, ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 2 में स्मॉल आर का जो मान है वो किस में रखोगे, कैपिटल आर रखने पर, कैपिटल आर रख दिया ना समीकरण नंबर 2 में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बी सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह, बी सतह का मान हो जाएगा म्यू जीरो आई इंटू 2 आर, ये आपका मान हो जाएगा बी सतह पे। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 3। अब जब इसका ग्राफ बनेगा वी व्युत्क्रमानुपाती आर, तो इस तरह का ये परवलयाकार ग्राफ बनेगा इस तरह से, बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r, कैपिटल है, ये बी है, ये 0 है, ये आर है, ये दूरी है। ये आपकी सतह पे, कहने का मतलब इसी पार्ट में आपको स्मॉल आर है वो कैपिटल आर रखना है और कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी इक्वेशन वो वहां से आ जाएगी। तो इसमें जो दे रखे ना म्यू जीरो आई इंटू 2 पाई आर, कैपिटल में दे रखा बच्चों, देखो ये इक्वेशन को आपने क्या रखा, स्मॉल आर की जगह आपने कैपिटल आर रख दिया, ये आपका ग्राफ हो गया। अब कह रहे इनसाइड के अंदर हो तब क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, एम्पियर का नियम तो वही आ रहा है, बी डी एल म्यू जीरो सिग्मा आई।
और सिग्मा आई का जो मान है वो दे रखा है आई डैश। अब आई डैश ज्ञात करते हैं, तो आई डैश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर किस में है, कैपिटल में है। देखो बच्चों, कुल धारा का मान है, ये वर्त का जो क्षेत्रफल है इसका मान होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल कुल धारा का, और ये जो आएगा ये आई डैश वाला आएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल पाई और ये स्मॉल आर दूरी देखिए, ये हो जाएगा आई डैश का। अब आपको आई डैश ज्ञात करना है। आई डैश जब ज्ञात करोगे तो आपको ये मान है वो ऐसे लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर गुणा पाई आर का स्क्वायर, इस तरह से चला जाएगा। तो इसमें जो संख्याएं कट रही हैं वो आप काट दीजिए, पाई से पाई कैंसल, तो ये हो जाएगा आई आर का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। अब आप ये आई डैश का जो मान है वो ये रख सकते हो एम्पीयर के नियम से। तो ये एम्पीयर का नियम आ जाएगा बी डी एल कोज थीटा बराबर म्यू जीरो। आई डैश का मान आ जाएगा बच्चों आई आर का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, और थीटा का जो मान है वो पता ही है, आई डैश का मान तो आ गया आपका आई आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, और थीटा का मान 0 है तो कोस 0 का मान हो जाएगा 1। तो ये पार्ट आ जाएगा बी डी एल म्यू 0 आई आर का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, और वर्त की परिधि है वो क्या आ जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी। स्मॉल आर है ना, तो स्मॉल आर आ जाएगी। तो आप इसको इस तरह से ज्ञात कर सकते हो, डी एल का जो मान है वो आ जाएगा 2 पाई आर वर्त की परिधि। तो इसमें रखोगे आप क्या रखोगे, म्यू 0 आई आर का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। बी, बी कौन सा पार्ट है, इन है, बी इन का मतलब होता है बी अंदर का पार्ट। तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई आर का स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू आर का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, जो संख्या कट रही हैं वो काट दीजिए, आर कट रहा है तो बी इन, और जो संख्या नहीं कट रही हैं वो बाकी की संख्या रख सकते हो आप, म्यू 0, ध्यान से देखिए 2 पाई और आई आर इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। अब 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो म्यू 0 4 पाई आ गया। अगर वो नहीं रखोगे तब आप ये देख सकते हो कि आपकी समीकरण इन साइड की आ गई। ये पार्ट हो गया आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। और ये जो समानुपाती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये जगह है, इसमें कह रहा है कि बी समानुपाती होता है आर के और बी व्युत्क्रमानुपाती होता है कैपिटल आर पे। तो इसका जब ग्राफ बनेगा वो तो बनेगी एक स्ट्रेट लाइन, बी 0 आर बी समानुपाती आर, और इसका ग्राफ बनेगा परवलयाकार, बी व्युत्क्रमानुपाती आर, ये हो जाएगा बी, ये 0, ये हो जाएगा आर दूरी। ये आपके ग्राफ हो गया। बी इन है वो आर के क्या समानुपाती है और कैपिटल आर के व्युत्क्रमानुपाती है। ये तो पार्ट हो गया आपका इक्वेशन। अब इसका जब बच्चों ग्राफ देखें ना कंप्लीट, तो इसका ग्राफ मैं यहाँ सेंटर में बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्या है कि इसलिए साथ में थोड़ी समझ आ जाए। ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना, इसमें मैं पूरा कंप्लीट ग्राफ बना रहा हूँ, तो आपको पता चल जाए कि इसका टोटल ग्राफ होगा कैसे एक साथ। जब एक साथ जब ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों इस तरह से बनता है, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। ये तो पार्ट हो जाएगा बी व्युत्क्रमानुपाती आर, और ये जो पार्ट है ये स्मॉल आर, तो ये आर कैपिटल में हो जाएगा। तो ये बी का जो मान है वो हो जाएगा म्यू 0 आई इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, और ये जो पार्ट हो जाएगा ये बी इन का पार्ट हो जाएगा आर। तो ये जो पोर्शन है, अब ध्यान से देखिए, ये तो आर आर है, इसमें स्मॉल आर बड़ा है और इसमें कैपिटल आर बड़ा है। ये आपको पोर्शन करते हैं बी से, ये 0 से, ये आर दूरी पर। ये एक कंप्लीट पैराग्राफ हो गया। ये जो ग्राफ है ये तो इनके लिए, तो इनके लिए तो धारा का मान बढ़ रहा है जो ये सामने नजर आ रहा है, और दूसरा है कि सतह पे सबसे ज्यादा अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो ये अधिकतम मान को व्यक्त करता है। और ये आपका हो गया बाहर की साइड में, तो जितनी ज्यादा दूरी होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के साथ घटता हुआ प्रतीत होगा। ये आपका हो गया ग्राफ। तो सबसे पहले आपने 3 डायग्राम देखे। अगर बिंदु P बाहर स्थित हो तब तो ये मान आता है, जब बिंदु सतह पे हो तो ये अधिकतम मान आता है, जब अंदर स्थित हो तो आपका ये मान आता है। इसकी जो R है वो समानुपाती होता है, इसका मतलब स्मॉल r है
वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ बढ़ता है। कब? इनसाइड के अंदर, और कैपिटल आर के साथ घटता है, बट स्मॉल आर अगर यहाँ है तो घटता है अगर बिंदु पी बाहर स्थित हो। आप एक बार डायग्राम को देखिए, डेरिवेशन को समझिए। अब देखो बच्चों, इसी एम्पियर के नियम से जितने भी जो पार्ट हैं उनको समझते हैं। अब करते हैं परिनालिका। तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह टॉपिक है बच्चों, यह भी एम्पियर के नियम से ही लागू हो रहा है, उसी से संबंधित। तो एक परिनालिका का निर्माण करते हैं, तो एक खोखली नली होती है, खोखली नली के ऊपर एक समान रूप से तांबे के तार लपेट देते हैं और ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें जो लूप है वो ऐसे आती है। अगर धारा आई प्रवाहित करते हैं तो ये आउटसाइड में आई निर्गत होती है। तो परिनालिका की देखिए बच्चों, ये तो आपका पार्ट हो जाता है व्यास और यह हो जाती है लंबाई। यह तो लंबाई हो गई और यह पार्ट आ गया व्यास। देखो, अब इस परिनालिका की जब परिभाषा बनाई तो यह मान सकते हो कि एक खोखली नली है, एक खोखली नली पर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे गए हैं। तार पास पास में स्थित है, तार है वो पास पास में स्थित है। परिनालिका की लंबाई की तुलना में व्यास का मान कम होता है। इस युक्ति को परिनालिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब एक परिनालिका और बनाते हैं, क्योंकि इस पे आपको कैलकुलेशन निकालनी है कुल मिला के। ये आपकी परिनालिका, तो इसमें एक आयताकार टुकड़ा है, आयताकार कुछ हिस्सा परिनालिका के अंदर है, पी क्यू आर एस। इसमें जो धारा है, ये धारा की जो डायरेक्शन है वो एस है, और यह भुजा अक्ष है आयताकार टुकड़े की। और इसमें जो परिनालिका है वो बच्चों ध्यान से देखो, एक समान रूप से कुंडली स्थित है। अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है, यह यहां से निर्गत हो रही, और यह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने परिनालिका की परिभाषा बनाई। परिनालिका होती कुछ नहीं है, देखो ये पेन है, इस पेन की तरह एक खोखली नली होती है। खोखली नली चीनी मिट्टी की बनी होती है, इसमें विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे होते हैं। विद्युत रोधी का मतलब होता है जो तांबे के जो तार है वो व्हाइट कलर के धागे में लपेटे होते हैं, वो लपेट दिए जाते हैं, जिससे करंट है ना किसी को स्पर्श ना हो। जितने ज़्यादा कुंडली को लपेटेंगे, जितना ज़्यादा तार लपेटेंगे, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा मिलेगा। अब ये जो लंबाई है ना, ये परिनालिका की जो लंबाई है ये व्यास की तुलना में बहुत बड़ी है, तो व्यास इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगा। इस प्रकार की युक्ति को क्या बोलते हैं? परिनालिका बोलते हैं। और परिनालिका के अंदर ये याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अंदर स्थित होता है, और बाहर परिनालिका के अंदर बी का जो मान है वो 0 होता है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है वो अंदर ही स्थित होता है। जितनी जितनी धाराएं होती हैं, जितनी कुंडली स्थित है वही मौजूद होता है। उसके बाहर के एरिया में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एक तो ये चीज आपको डाउट क्लियर हो गई। दूसरा, पी क्यू आर एस एक आयताकार टुकड़ा है जिनकी लंबाई अक्ष है।
जिनमें एक समान रूप से धारा प्रवाहित हो रही है, इनके माध्यम से क्या है, एम्पीयर के नियम से इस परिनालिका का मान ज्ञात करते हैं। तब आप इसकी जब थ्योरी बनाए तो ऐसे बनाना कि माना कि एक परिनालिका है और परिनालिका में एक समान रूप से कुंडली में धारा I प्रवाहित है, या कहने का मतलब परिनालिका के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे हैं, उसमें एक समान रूप से धारा I प्रवाहित हो रही है। एक आयताकार टुकड़ा है जो परिनालिका में स्थित है, कुछ अधिकांश भाग अंदर है, कुछ भाग है, और बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो B का मान है वो तो हो जाएगा 0, और यहाँ जो B का मान है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका मान होगा। इसके माध्यम से आपने क्या है, समीकरण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एम्पीयर का नियम। एम्पीयर का नियम, तो एम्पीयर का नियम लेते हैं तो बच्चों B dl म्यू 0 सिग्मा I, यह आपका सूत्र था। अब कह रहा है कि B dl म्यू 0 I, बट इनमें क्या है, अलग अलग पार्ट है। तो एम्पीयर के नियम से PQ का अलग पार्ट है, QR का अलग है, RS का अलग है, SP का अलग है। तो इस एम्पीयर के नियम से अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। क्लोज समाकलन PQ B dl कोज थीटा प्लस क्लोज लूप QR का मतलब पहले P और Q का मान ज्ञात करेंगे आयताकार टुकड़े का, बाद QR का मान ज्ञात करेंगे। तो QR की जगह क्या जाएगा, B dl कोज 90, क्योंकि ये लंबवत है, लंबवत के लिए कोज 90 आ गया। और तीसरा पार्ट आ गया RS, तो B dl कोज 180, यह हो जाएगा RS। क्लोज लूप SP और SP, यह हो जाएगा B dl कोज 90, और यह हो जाएगा म्यू 0 n x I। ये जो सिग्मा I है इसका मान हो जाएगा n x I। n का तो है नंबर ऑफ फेरों की संख्या, x है आयताकार टुकड़े की लंबाई, और n नंबर बता दिया, x लंबाई है, धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। तो इस सिग्मा I की जगह आपको यह मान रखना है, ये आपने रख दिया। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब आपको पता है कोज वाला मान है, तो ये समीकरण आपके साथ आ जाएगी PQ B dl, और ये 0 हो जाएगा। कोज 90 का मान कितना होता है बच्चों, कोज 90 का मान क्या होता है 0, और कोज 0 का मान हो जाता है 1, और यहाँ B का मान क्या हो जाता है 0। यहाँ इन साइड के अंदर B का मान क्या 0, क्योंकि यहाँ धारावाही लूप नहीं है, कोई कुंडली नहीं है। तो ये आउटसाइड एरिया में, आउटसाइड एरिया का B का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो ये पोर्ट भी क्या जाएगा 0 है, और ये कोज 90 वाला भी 0 हो जाएगा, और ये पार्ट हो जाएगा म्यू 0 n x I। अब सिंगल पार्ट एक बचा है, इस पार्ट को ज्ञात करते हैं। B dl PQ बराबर म्यू 0 n x I। अब dl नाम का जो अल्पांश है वो कितना है, PQ का पार्ट का जो अल्पांश है वो अक्ष के बराबर है, इसका अल्पांश कितना है, अक्ष है। तो परिनालिका का जो अल्पांश है के अंदर आयताकार टुकड़े का अल्पांश वह है अक्ष। ये मान आप यहां रख दीजिए बेटा, B अक्ष बराबर म्यू 0 n x I, अक्ष है, अक्ष कैंसर, तो B का जो मान है वो जाएगा म्यू 0 n I। तो ये परिनालिका का जब कोई सूत्र बुझ लिया जाए आपको तो इस तरह से ज्ञात करते हैं, ये हो जाएगा परिनालिका, ये इसका टोटल मान ज्ञात होता है। ये आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको पूछ लिया जाए कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो, या परिभाषा बताइए, या एम्पीयर के नियम की सहायता से सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तब आप ये कैलकुलेशन ज्ञात करनी है। इनमें आपको डाउट कहाँ है, डाउट आ रहा है ये कि ये कोज 180 डिग्री का जो मान है, देखिए बच्चों ये तो होगा 0, ये अपोजिशन डायरेक्शन में है तो इसका थीटा का मान आएगा 180, बट ये 180 तो हो जाएगा, यहाँ कोज का मान -1 आएगा, बट यहाँ B का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो टुकड़ा है ROS वाला, ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बाहर है, तो यहाँ क्या है, तीव्रता मौजूद 0 है, इस वजह से मैंने इस पार्ट को 0 लिया। और 90 वाला 0 हो जाएगा, ये पोर्शन मैंने यहाँ लिया, और इसका जो अल्पांश है वो अक्ष है, ये अक्ष मैंने यहाँ से रख दिया।
यह आपकी परिनालिका हो गई। परिनालिका को कुछ नहीं करना है, एक विद्युत रोधी क्या होती है, खोखली नली होती है। इसमें एक समान रूप से तांबे के तार लपेटे होते हैं जो पास पास में स्थित होती है। इस लंबाई की तुलना में व्यास छोटा होता है। इसी युक्ति को परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका में एक आयताकार का टुकड़ा है PQRS, जिन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। कुछ पार्ट बाहर है, कुछ पार्ट अंदर स्थित है। इसका आप एम्पियर के नियम से मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी से नया टॉपिक और शुरू करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, अब बच्चों एक नया टॉपिक और है। परिनालिका देख लिया, अब देखते हैं टोराइडर। टोराइडर होता क्या, आखिरकार थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं। परिनालिका को देखा आपने, परिनालिका का एक सिरा व दूसरा सिरा को जब वर्ताकार रूप में या वलयाकार के रूप में मोड़ दिया जाता है या वर्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है, उस प्रकार की युक्ति को बोलते हैं टोराइडर। यह गोलाकार आकृति की होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, आपको पता चल जाए टोराइडर होता क्या। एक आपने क्या किया, एक लूप बना लिया, इसके अंदर आपने एक दूसरा लूप बना लिया और इसमें चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक पार्ट, तो इस पार्ट को क्या करते हैं, इसमें परिनालिका के अंदर फेरों की संख्या है, इस फेरों की संख्या में क्या कर दिया, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तो ये आउटसाइड में भी क्या I निकल रही है। इसके B का जो मान है वो भी 0 है और इनसाइड में भी 0 है। जितना जो चुंबकीय क्षेत्र है वो गोलाकार आकृति में है, तो इसके सेंटर में यह त्रिज्या तो हो गई R1 और यह त्रिज्या हो गई R2 और यह मूल बिंदु O। ठीक है, और यह धारा I प्रवाहित हो रही है। तो अंदर वाले वर्ताकार की जो त्रिज्या वो R1 है, बाहर वाले की त्रिज्या है R2 और इसके अंदर है ना, वो ध्यान से देखो बच्चों, ये B का मान है, यहाँ 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मौजूद है। इसी का मान आपको ज्ञात करना है। बाहर भी 0 होगा, अंदर भी B का मान 0 होगा। आपको पता है कि धारावाही लूप है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है और आउटसाइड के अंदर भी 0 होता है क्योंकि प्रभाव ही नहीं होता चुंबकीय क्षेत्र का। जितना जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही वो गुण मौजूद होगा, वहां आप 0 नहीं लिख सकते। तो आपको इस गोलाकार आकृति का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या, इसकी परिभाषा बनाई टोराइडर की। टोराइडर की परिभाषा क्या बनती है, देखो बच्चों ध्यान से देखना। जब परिनालिका को, जब यह टोराइडर वलयाकार आकृति का होता है, टोराइडर की आकृति वलयाकार होती है, जब परिनालिका को परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस युक्ति को परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। किसके रूप में, वर्ताकार के रूप में, वर्त के रूप में। इस युक्ति को परिनालिका कहते हैं। इस युक्ति को क्या कहते हैं, टोराइडर कहते हैं, सॉरी टोराइडर कहते हैं। या अन्य परिभाषा बनाई, अंतविहीन परिनालिका को टोराइडर कहते हैं। तनित परिनालिका को टोराइडर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो इसकी कैलकुलेशन क्या होती है। वही लागू होगा एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो। क्लोज लूप B dl म्यू 0 सिग्मा I,
ये आपका एम्पियर का नियम है, यह समीकरण नंबर 1। अब आप देखो, जब टोराइडर का मान ज्ञात करते हो तो बी डी एल कोस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 0, और यहाँ जाएगा एन अक्स एन आई, ये आप यूज कर सकते हो। एन है कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या मतलब ये मालूम नहीं है कितने फेरे हैं, वो कैपिटल एन हो गए। अब म्यू 0 एन आई हो गया, तो ये जो मान है वो सिग्मा आई की जगह तो आप ले लीजिए एन आई, और ये म्यू 0 है, ये म्यू 0 का पोर्शन आ गया, ये सिग्मा आई का आएगा। कुल धारा, फेरों की संख्या में कितनी धारा मौजूद है वो तो आ गया ये, और थीटा का मान आपको पता है 0 है, तो कोस 0 का मान हो जाएगा 1। तो बी डी एल बराबर म्यू 0 कैपिटल एन आई, ये हो गया बच्चों। अब कह रहा है कि ये बी और परिधि का मान है 2 पाई आर, ये मान रख दीजिए। तो आप देखिए कि इसकी जो त्रिज्या है वो आप कैपिटल आर मान लीजिए, तो ये कैपिटल आर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और ये पार्ट आ जाएगा म्यू 0 एन आई। अब ध्यान से देखिए कि डी एल का जो मान है वो जाएगा 2 पाई आर, वृत्त की परिधि, क्योंकि टोराइडर है वो वर्ताकार में है, तो परिधि आपने यहां से रख दिया, तो बी टोराइडर का जो मान है वो म्यू 0 एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई, ये मान आ जाएगा। अब कह रहा है कि स्मॉल एन है वह एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो स्मॉल एन हो जाएगा कैपिटल एन इंटू 2 पाई आर, ये माना जाएगा। ये आप रख दीजिए यहाँ बी टोराइडर, टोराइडर बराबर म्यू 0 एन आई, ये आपका माना जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 1, ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2, ये आपका टोराइडर का मान हो गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। देखो बच्चों, परिनालिका होती है, इन सिरों को जब आप वर्ताकार रूप में बनाते हो तो एक वर्त के रूप में आकृति बन जाती है, उसको बोलते हो टोराइडर। टोराइडर के अंदर या बाहर तो बी का मान होता है 0, और जितने भी जो कुंडलीज होती हैं उन्हीं में मौजूद रहता है चुंबकीय क्षेत्र। ये सारा का सारा आप एम्पियर के नियम पे लागू होता है, और एम्पियर का फॉर्मूला लगाकर आपने ये देखा कि जो इसका अल्पांश है, तो इस वृत्त की परिधि तो आपको पता है 2 पाई आर है, क्योंकि इसका अंदर जो है, ध्यान से देखिए, परिधि की 2 पाई आर है, कैपिटल आर है, वो सेंटर वाली है, और ये इनसाइड और आउटसाइड वाली लूप है, ये आपका। अब कह रहा है कैपिटल एन क्या है, ये कुल फेरों की संख्या है, कुल फेरों की संख्या एन है, वो मालूम नहीं कितनी हो सकती है। और स्मॉल एन का मतलब होता है बच्चों कि पर्टिकुलर लंबाई, कि आपकी जो ये लंबाई दे रखी है इसको तो व्यक्त करता है एन, कि इनमें कितने फेरों हैं वो व्यक्त करता है स्मॉल एन। और कुल का मतलब होता है कंप्लीट, जब कोई कंप्लीट को बात की जाए तो वहां कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल, जितनी भी एरिया के अंदर फेरों की संख्या वो तो है एन। और स्मॉल एन का मतलब होता है पर्टिकुलर लंबाई के अनुदिश, जैसे ये पेन है, इस पेन की जो लंबाई है वो इतनी है, इस लंबाई के अनुदिश जितने भी फेरे हैं उसको स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। तो इसका जो मान है वो परिधि जितना है, जितनी इसकी परिधि है उसी के ऊपर इसमें फेरों की संख्या है, वो आपने यहाँ रख दिया, तो इसकी जगह आप स्मॉल एन रख सकते हो। ये एक तरह का परिनालिका की तरह इक्वेशन आती है, उसी तरह से ये मान निकलता है, और कुल मिला के आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों, मैंने आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं है, मैंने इसलिए कराया कि जो एम्पियर का नियम था उससे संबंधित ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इनसे संबंधित जितनी भी एप्लीकेशंस थी या अनुप्रयोग थे, मैंने बताने की आज कोशिश की। आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो ये आप समझोगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझते जाओगे तो ये चैप्टर समझ में आ गया। और किसी कारणवश अगर आपको ब्राइटनेस नहीं दिखाई दे रही है, तो किसी कारणवश से मौसम की संबंधित से प्रॉब्लम हो रही है, बारिश का टाइम हो रहा है, कभी धूप नहीं आने की वजह से डार्कनेस आ जाती है, तो कोई चिंता मत करना, आराम से पढ़ना। जो भी आपके डाउट सेशन है वो आप कमेंट्स के माध्यम में डाल सकते हो। और रेगुलर वीडियो आती रहेगी। 12th क्लास के मैं क्या करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा पहले, तो क्या है, बोर्ड क्लास बच्चों का फायदा हो। हिंदी मीडियम वाले के बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनसे साथ में आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रही,
जितने भी कंपटीशंस हैं उनके बारे में आपको एडवांटेज मिल रहा है, तो साथ साथ आप पढ़ते रहोगे, आपके बेनिफिट है, एडवांटेज होगा। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, उनको साइंस में हैं, उनको आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, बताइए, उनका भी भला हो जाए आपकी तरह। और आप देखते रहिए इन वीडियो को, देखो बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं और नए टॉपिक के साथ। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, इसी के साथ कामना करता हूँ। यह वीडियो आज कंप्लीट करते हैं और कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे के साथ मिलेंगे। थैंक यू।